नाज़रीन आदाब, दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बजट 2022 की। जी हां, मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार का चौथा बजट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। इस बजट में गति यानी रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट से सभी तबकात को फायदा पहुंचेगा। आत्मनिर्भर भारत की जानिब ये एक बेहतर कदम है, एक बेहतर बजट है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा 25 बरसों का ब्लूप्रिंट इसे करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में इस बजट से हमारी जो इकॉनमी है, मईशत है, उसको महमीज मिलेगी। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि बजट 2022 की सच्चाई ये है कि बजट कुछ नहीं है। गरीब की जेब खाली है, नौकरी पेशा की जेब खाली है, मिडिल क्लास या फिर किसान, इन सभी को मायूसी ही हाथ लगी है। नौजवानों की उम्मीदें इस बजट से टूट गई हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इसमें कुछ नहीं है, यानी ये एक मायूस कुन बजट है। अब किसको क्या मिला है, किसका क्या कुछ कहना है, इसी पर मबनी है आज का हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारा आज का मौजू है आम बजट के दो रुख। हमारे साथ आज मौजूद हैं एन रामचंद्र राव जी, जो कि तर्जुमान है बीजेपी से। एन रामचंद्र राव जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राव सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और हमारे साथ मौजूद हैं असितनाथ तिवारी सर, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस से, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से। असित जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और शुरुआत चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस बजट को लेकर अपोजिशन लगातार कह रही है कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला है, तो शुरुआत हम असितनाथ जी आपसे ही करना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे पहली नजर में इस बजट को देखकर आप क्या कुछ कहेंगे। देखिए, बकवास बजट है। सरकार ने बताया कि 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है, और ये बजट है आपका 39.45 ट्रिलियन का। सरकार ने बजट का ऐलान किया है। अब मैं बस जानना चाह रहा हूं कि जो भी एक्सपर्ट बजट के हैं वो मुझे बता दें, सबसे बड़ी चुनौती नोटबंदी के बाद आई रोजगार की, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। मनरेगा का जिक्र नहीं है। ग्रामीण बेरोजगार कहां जाएंगे? आपने नोटबंदी की, उसके बाद कोरोना आया, बेरोजगारी बढ़ गई, गांव में जो भीड़ है उसके पास खाने का संकट है। आप राशन दे रहे हैं, कब तक देंगे? और भैया, राशन के बल पर कोई परिवार क्यों पले? मेहनत कश अपनी मजदूरी पर पलना चाहता है। मनरेगा की चर्चा नहीं हुई। चीन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो भी विवादित हिस्सा है, जिस पर हम दावा करते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, चीन उधर घुस गया, उसने उधर कंस्ट्रक्शन कर लिया, पक्की इमारतें बना ली। रक्षा की कोई चर्चा नहीं है, सैन्य की उपकरण या सेना को मजबूत बनाने की कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। महंगाई, जिससे सबसे ज्यादा त्रस्त हम तमाम लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, और मुझे लगता है कि एम चंद्र राव साहब भी होंगे, एम रामचंद्रन राव साहब जो है भाजपा के, महंगाई का असर उनके ऊपर भी है। महंगाई कैसे कम होगी, बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं। आप सबने बजट सुना है, इसलिए हिना जी मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ असितनाथ तिवारी ने यह बजट देखा सुना नहीं, आप सबने सुना। रोजगार की बात कहीं हुई हो पूरे बजट में? 45 सालों का रिकॉर्ड जिस देश में बेरोजगारी का टूट गया हो, जहां बेरोजगारी हुआ भी कुछ दिन पहले आपने देखा, और यूपी और बिहार में रेलवे के लिए कितनी लाठियां खाई बच्चों ने, कितने मुकदमे झेले बच्चों ने, पूरी रात इस ठंड में बेचारे सड़क पर बैठे रहे। उस देश में बजट में रोजगार की कोई चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है? छोटे उद्योगों की बात कहीं इस बजट में नहीं है। तो मुझे कोई ये बता दे कि आम बजट आम आदमी के लिए है कहां? ये तो कॉर्पोरेट का बजट है। कॉर्पोरेट को छूट दी गई है टैक्स में, आपको कोई छूट नहीं मिली है इनकम टैक्स में। हिना जी, आप नौकरी करती हैं, आपको कोई छूट नहीं मिली है, जबकि आपके ऊपर महंगाई का बोझ लादा गया है। चलिए ठीक है, यहाँ हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी को आपके नजरिए से कुछ नहीं मिला है, ये एक बेकार बजट है। हम अपने खास मेहमान का रुख करेंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं
एन रामचंद्र राव जी। राव सर, जिस तरह से लगातार अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जैसे ही बजट का ऐलान खत्म भी नहीं हुआ था, उसी के बाद से अपोजिशन के जो है वो बयानात सामने आने लगे। अभी आपने सुना असित नाथ जी ने भी कहा कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला है, जबकि इस बजट में जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक नए हिंदुस्तान की जानिब ये एक बेहतर कदम है। किस तरह से आप अपोजिशन के तमाम सवालों का जवाब देंगे? पहले हिना जी, तिवारी जी, आप दोनों को प्रणाम। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बजट है जी, ये सरकार अपनी तरह से कोरोना के समय पर दूसरी बार यहाँ देश के सामने लाई गई है। और जब कोरोना में, जब पूरे संसार में, पूरे दुनिया भर में जब आर्थिक के रंग पर, आर्थिक के तौर पर जब उनको तंगी हो रही है, जब उनकी आर्थिक व्यवस्था में कई सारे तब्दीलियां हो रहे हैं, उस समय दूसरा बजट जो कोरोना के समय पर लाया गया है, इसमें इस कोरोना बजट पर जनता पर कोई अधिक भार नहीं है, कोई एडिशनल भार नहीं है, कोई अलग कर नहीं लगाए गए हैं। ये एक पहली बात। दूसरी बात, आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको चुनावी झलक, यानी कहीं भी आपको पॉपुलिस्ट स्कीम्स इस बजट में आपको नहीं मिलेंगे। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात ये रही कि ये 25 साल आने वाले देश की दिशा और निर्देश बनकर रहेगी ये बजट। इस बजट में आपको प्रगतिशील बजट मिलेंगे। 25,000 करोड़ की जो नेशनल हाईवे का जो ऐलान किया गया है पीएलएस के लिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज देश में जो नौकरियों की जो बढ़ने वाली है वो कम से कम साल को 60 लाख से 1 करोड़ तक नौकरियां बढ़ने की जो उम्मीद हम रखते हैं। उसके साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल हो, 1,50,000 पोस्ट ऑफिस को आज कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। ये सब होते हुए भी किसी पर अलग, मतलब अधिक भार नहीं लगाया गया, टैक्सेशन अलग नहीं लगाया। लगता है उसके साथ राव जी, आपको लगता है कि मिडिल क्लास के लिए जो हमारा जो मिडिल क्लास है वो इस बजट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहेगा? जरूर रहेगा, क्योंकि उन पर कोई अधिक भार नहीं है, उन पर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं है। कहीं पर भी उनको किसी तरह से उनके ऊपर किसी एडिशनल टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी मेरे दोस्त तिवारी जी ने कहा था कि नरेगा का कहीं वहां जिक्र नहीं है। ये योजनाएं रहेंगे और उनको जो अलॉटमेंट किया गया है बजट में वो उनको मिलेगा। नरेगा जैसे कोई भी योजना को सरकार ने खत्म नहीं किया है। हालांकि किसान की कृषि के साथ साथ ये जो एमएसएमई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इन सबको भी बढ़ाने के लिए आज पूरी भारत सरकार ने इस बजट में पूरा सब तरह का ख्याल किया गया है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से ये बयानात आ रहे हैं और आप लीडर संजय सिंह ने भी साफ तौर पर ये बात कही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ये बात कही है, सैयद नासिर हुसैन ने भी ये बात कही है कि 60 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत कुछ कहा गया था। कोरोना की इस मुश्किल दौर में अवाम को बहुत सारी तवक्कात थी, वो पूरी नहीं हुई है। मैं यही बोल रहा था कि आपको ये दूसरा बजट है हमारे, मतलब कोरोना के समय पर, और इस समय पर भी हम 60 लाख से 1 करोड़ नौकरियों को हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में, यानी पूरे विश्व में जो है कोरोना के कारण आर्थिक व्यवस्था में कई सारे मतलब मुश्किलें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। असित नाथ जी, बजट तो बहुत अच्छा है और जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि जीएसटी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है, डिजिटल करेंसी बाकायदा हिंदुस्तान में लाई जाएगी आरबीआई के जरिए, डिजिटल रुपी जो है वो कहीं ना कहीं मईशत को तरक्की देगा, और हमने देखा कि एमएसपी की सहूलत की भी इसमें बात की गई है। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, फिर कमी कहाँ है? अब देखिए, 2 बातें मैं आग्रह करूंगा राव साहब से, एन रामचंद्रन राव साहब से, कि सर सरकार ने बजट पेश करने के पहले, और हमेशा ये होता रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है। सारी सरकारें ये करती है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इसलिए पेश की जाती है ताकि हम और आप ये जान सकें कि देश की हालत कैसी है और उस हिसाब से हम बजट बनाए, सरकार उस हिसाब से बजट बनाए। सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जाहिर की है
उसे हिना जी आप पढ़िए, वो नेट पर भी उपलब्ध है और मैं पूरे देश से आग्रह करूंगा कि आप पढ़िए, तो एक बड़े खेल का खुलासा होगा। हमें आपको जो बताया गया कि नेशनल हाईवे इतना हमने बना दिया है, इतना हर साल हम बना रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है देश के साथ। दरअसल हुआ है, जब आप आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़िएगा तो पाइएगा कि 73% ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो नए नहीं बने हैं, जो स्टेट हाईवेज थे पहले से, अच्छी सड़कें थी वो, उनका नाम बदल के उनको कन्वर्ट करके नेशनल हाईवे कर दिया गया और सरकार ये बताती रही कि इतने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बन गए। ये झूठ था। स्टेट हाईवे को एनएच में कन्वर्ट कर दिया गया और देश को गुमराह किया गया कि इतने नए मोटे तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये जो मौजूदा बजट जो आज पेश किया गया उससे किसानों को कुछ फायदा मिलेगा, नौजवानों को फायदा मिलेगा? खवातीन की बात मैं यहां जरूर करना चाहूंगी, आपको लगता है कि उनको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ राहत की उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, खवातीनों की तो बात ही बजट में नहीं हुई है, किसानों की बात ही बजट में नहीं हुई है। किसानों के लिए एक बात ये कही गई है कि बढ़ावा दिया जाएगा ड्रोन से छिड़काव का। ड्रोन आएगा 6 से 7 लाख का, जो बड़े किसान होंगे शायद वो खरीद पाएंगे कि वो दवाइयों का छिड़काव ड्रोन से कर सके, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी तो जरूरत ही अभी नहीं थी। अभी तो सीमांत किसान यूरिया के लिए पुलिस की लाठियां खा रहा है, उसे यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए खेतों के लिए, इसके लिए वो पुलिस की लाठियां खा रहा है। तो हमें उम्मीद थी कि सरकार ये ऐलान करेगी कि भाई हम हर राज्य में यूरिया बनाने के प्लांट लगाएंगे, उसको बढ़ाएंगे या उत्पादन बढ़ाएंगे। पहले से अगर कहीं प्लांट है तो उत्पादन बढ़ाएंगे कि यूरिया मिल सके। यूरिया तो मिल नहीं रही। अब चले, अब ड्रोन उड़ाने आप खेतों के ऊपर, 8 लाख का ड्रोन कितने किसान खरीदने की हैसियत रखते हैं? हम वही कह रहे हैं कि और आज का नौजवान, आज हमारे हिंदुस्तान का नौजवान, क्या वो खुश आपको नजर आ रहा है इस बजट से? नौजवान को रोजगार चाहिए। देखिए, वो नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है। हम सबने देखा ना, अभी यूपी बिहार के बच्चे सड़क पर थे और किस तरह से बुरी तरह से पुलिस ने पीटा। इलाहाबाद में आपने देखा किस तरह से हॉस्टल के दरवाजे तोड़ तोड़ के रात में बच्चों को बाहर निकाला गया। हिना जी, वो तस्वीरें सबके सामने थी। उनको रोजगार चाहिए। पूरे बजट में रोजगार की चर्चा नहीं है। देखिए, एन रामचंद्रन राव साहब, मेरा कोई झगड़ा आपसे नहीं है, मेरा कोई झगड़ा भाजपा से नहीं है, लेकिन साहब हमारे आपके घर में भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो भविष्य है। हम जब रोजगार का कोई अवसर ही उनको नहीं देंगे तो क्या वो सिर्फ तो ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि कुछ भी नहीं इस बजट से किसी को मिला है। राव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार खास तौर पर अपोजिशन कांग्रेस ये कह रही है कि बजट से कुछ नहीं मिला है। हम अगर देखें तो जैसे कि जयराम रमेश जी ने भी कहा है कि क्लाइमेट एक्शन और माहौलियात के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो पाएगा? मनीष तिवारी जी ने कहा है कि अनइमेजिनेटिव है, अनइंस्पायरिंग है, फीका बजट है। इस तरह की चीजों का जवाब जो है वो किस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा? हम जो है फीकी हो या रंगीन हो, इस तरह का बजट को लेकर जनता के सामने नहीं जाना चाहते हैं। हम जनता के सामने जाना चाहते थे बजट को जिससे जनता का लाभ हो, देश का लाभ हो और देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो। मेरे दोस्त अभी तिवारी जी ने कहा था कि जो नेशनल हाईवे है इन पर गुमराह किया जा रहा है। मैं उनको बता दूं कि स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया गया है। 4 लाइन से उनको 8 लाइन बनाया गया है। इस बात को आप कहीं भी किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसी प्रदेश में देख लीजिए, हुआ है। पहले जब कांग्रेस की सरकार के समय पर सिर्फ 2 किलोमीटर पर रोज अगर बनता था, तो आज 25 किलोमीटर पर रोज जो है इस देश में आज हाईवेज का निर्माण हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आप बार बार यही कहना चाहता हूँ, आलोचना करने के लिए विपक्ष करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मिल जाएगा, उसको वो राय का पर्वत बना देंगे, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर, जब प्रैक्टिकल के तौर पर अगर प्रैक्टिकल तौर से देखा जाए तो बजट से इस देश की जनता को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ रहा है और देश को एक प्रगतिशील की तरफ जा रही है। आपको लगता है कि जो सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो इस बजट से सेटिस्फाई है या रहेगा? जरूर रहेगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई अधिक कर नहीं लगाया गया, एडिशनल कर नहीं लगाया गया है और खासकर उनके जो अभी आज जो प्राइसेस हैं वही मेंटेन होंगे और साथ साथ जो हमारे जो योजनाएं, नई योजनाएं बने हुए हैं, प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट के क्षेत्र में हो, उनको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है।
उनका जैसे का जैसे कोरोना के समय पर भी जब आर्थिक व्यवस्था में देश की नहीं इंडिविजुअल फैमिली की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत बिगड़ गई थी। सर तो सर उनके ऊपर यही जब तो भार नहीं अपोजिशन पड़ता का है, कहना तो है कि जब कोरोना का दौर है, सबसे मुश्किल दौर है, उस वक्त तो इस बजट में आम लोगों के लिए सहूलत होना चाहिए थी। जो एक आम नौजवान है, हिंदुस्तानी नौजवान है, जो एक आम हिंदुस्तानी है, वो इस बजट को बहुत उम्मीदों से देख रहा था। लगातार हम इस तरह की बाइट्स भी दिखा रहे थे, हम इस तरह की रिपोर्ट्स भी देख रहे थे कि इस बजट से उन्हें काफी उम्मीदें थी। अभी जो गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो चावल मिल रहा है, जो गेहूं मिल रहा है, जो चना मिल रहा है, उसी तरह मिलते रहेगा। और उनके डिजिटलाइजेशन उनके बैंक्स में जो उनको आना चाहिए था वो सब उनको मिलते रहेगा। कहीं पर भी किसी गरीब को जो आने की योजना है, उन गरीब की योजना को कहीं रोका नहीं गया है। तो यहाँ पर चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों या गरीब लोग हों, उनके जो लाभ में जो उनके पक्ष में जो योजनाएं हैं वो चलते रहेंगे, कहीं पर किसी को हटाया नहीं गया है। और इनकम टैक्स में भी कहीं बदलाव नहीं लाया गया है, एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाया गया है। तो हर चीज पर मतलब इनकम टैक्स में तो पिछली बार भी कुछ ऐसा नहीं किया गया था। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, डिफेंस में R&D का जो बजट है वो जरूर बढ़ाया गया है, ये एक बहुत खुशाइन बात है। असितनाथ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, किसानों की लगातार हम बात करते रहे हैं, किसानों का आंदोलन भी हमने देखा है, और साथ ही साथ जिस तरह से उनसे कई वादे किए गए थे, क्या आपको लगता है कि इस बजट में उन किसानों तक पहुंचने की बात की गई है, कोशिश की गई है कम से कम? बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, किसी भी किसान को कुछ नहीं मिल रहा। आप मुझे बताइए कि किसी बांध की घोषणा की गई क्या? कहीं नहर बनाने की बात हुई है क्या? कहीं यूरिया और खाद का प्लांट लगाने की बात हुई है क्या? क्या उनकी फसलों को ऊंची कीमत देने की बात हुई है क्या? उनके जो कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर और बाकी चीजें, उनकी कीमतें कम करने की बात की गई है क्या? क्या किसी किसानी जी MSP की सहूलत देने की बात तो की गई है। MSP की सहूलियत, MSP क्या है? वो मिनिमम प्राइस है। उसकी सहूलियत देने की बात तो मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तब से कर रहे हैं। कितनी सहूलियत मिल गई? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कितनों को रोजगार दे दिया? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं घूस के मारने की बात कर रहे हैं और चीन घूस के कब्जा कर लिया। कहां रोक पाए? वो छोड़ दीजिए। और जो साहब कह रहे हैं ना, राव साहब हमारे कह रहे हैं कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। राव साहब, आप लोग बड़े चालाक लोग हैं। आप लोग बजट में टैक्स नहीं बढ़ाते हैं। आप लोग जीएसटी कमेटी की बैठकों में टैक्स बढ़ाते हैं। साल में 3 बार जीएसटी, 4 बार जीएसटी कमेटी की बैठक करते हैं। आपको याद होगा कोरोना के सेकेंड वेव में जब लाखों के तादाद में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीज जो लोगों की जिंदगी बचा रही थी, आपने उस पर टैक्स लगा दिया। अचानक उसको जीएसटी के दायरे में लेके आप लोग आ गए। जब देखें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिक रहा है, इस समय जान बचाने के लिए लोग खरीद रहे हैं, तो आप उसे जीएसटी के दायरे में लेके आ गए। आप लोगों तो मौत पर टैक्स लगाते हैं साहब, सांसों पर आपने टैक्स लगा दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आपने कब? चलिए ठीक है, आम आदमी की अगर बात करें तो उसको सबसे ज्यादा जो चीज मुतासर करती है, डीजल है, पेट्रोल है, लगातार इसके दाम हमने देखे थे कि बढ़ते रहे थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि रोजमर्रा की जो तमाम तर चीजें हैं, क्योंकि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि राहत मिली है या कोई उम्मीद आपको नजर आती है? कोई राहत किसी को नहीं है मिली है हिना जी। सब्जी खरीदने जाइए तो आपको पता चल जाए, चावल खरीदने जाइए तो पता चल जाए, बच्चों की फी भरने जाइए तो पता चल जाए, बच्चों के जूते खरीदने जाइए तो पता चल जाए। महंगाई बढ़ गई इस बजट से। लेकिन लगातार बयान सामने आते रहे हैं कि मेक इन इंडिया से बहुत कुछ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, आत्मनिर्भर बन रहा है हकीकी मायनों में हिंदुस्तान। जो हो रहा है वो कहाँ है हिना जी? वही तो जानना चाह रहा हूँ, जो हो रहा है वो कहाँ है? कोई दिखा तो दे। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तो हो कहाँ रहा है? भारत में तो कहीं कुछ होता नहीं दिख रहा है। शहरी बेरोजगारी दर 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तो हो क्या रहा है? ग्रामीण बेरोजगारी दर चरम पर है, हो क्या रहा है? पैसा डॉलर के मुकाबले डूब चुका है, हो क्या रहा है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हम भी रोड ढोल पीटे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन डिजिटल करेंसी लाने की बात तो की गई है तिवारी जी, डिजिटल करेंसी की बात की गई है, डिजिटल रुपी की बात की गई है। हिना जी, जेब में पैसे होंगे तब तो क्रिप्टो खरीदिएगा।
यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आप नौकरी पेशा लोग 3-3 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ इस देश में लाखों कर्मचारियों का प्राइवेट सेक्टर में कोरोना के नाम पर। सरकारों ने भी डीए रोक रखा था, केंद्र सरकार तक ने डीए रोक रखा था। तो जेब में तो इतने पैसे भी तो होने चाहिए कि क्रिप्टो खरीदिएगा। 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा के जब ऑफिस आइएगा और कोई भी सब्जी 80 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी तो जेब में पैसे कहां होंगे क्रिप्टो खरीदने के लिए? आप डिजिटल क्या सुपर डिजिटल कर दीजिए। चलिए ठीक है, आपको ये सिर्फ बयानबाजी और बातें लग रही हैं। एन रामचंद्र राव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि चलिए अपोजिशन की अपनी बातें हैं, अपोजिशन के अपने लगातार दावे हैं, आपको क्या हकीकी मायनों में लगता है कि ये जो बजट है ये भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा? वो चीज को मैं यहाँ पर तिवारी जी जो बता रहे थे उनको मैं क्लैरिफाई करके आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल सर। पहली बात तो ये है कि जो यूरिया का जो शॉर्टेज था वो कांग्रेस के जमाने में था, अभी नहीं है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया आज बाजार में अच्छा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री मतलब विदाउट एनी ब्लैक मिल रहा है। किसानों को कहीं कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। ये जो है वो कांग्रेस के समय पर यूरिया का घोटाला हुआ था और यूरिया का शॉर्टेज हुआ था। अब नीम कोटेड यूरिया हम दे रहे हैं। दूसरी बात रही कि चैनल पे खबरें चल रही है। दूसरी बात ये रही कि किसानों के बारे में ड्रोन ही नहीं, ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एग्रीकल्चर वो देंगे। ये बात ये नहीं है कि गरीब जो है गरीब किसान अपना ड्रोन लेके घूमे, ये बात नहीं है। ये जो फैसिलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन देगा। तीसरी बात ये है कि आधुनिकरण, किसानों का आधुनिकरण किया जाए और मार्केटिंग के विषय पर भी ज्यादा यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस दिया है जी। और ई मार्केटिंग, ई नाम जो बोलते हैं जी जी, ई मार्केटिंग के द्वारा किसान अपने जो प्रोडक्ट्स है कहीं भी बेच सकते हैं। इस तरह के जो किसानों के लिए भी किया गया है। इसके साथ साथ रेलवे में 400 नई रेलवे लाइन वंदे भारत के नाम पे इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ नौकरी बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए पीएलआई में जो कहा था कि प्रोडक्टिविटी लिंक इन्वेस्टमेंट जो है इसका जो बढ़ावा दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है, मेक इन इंडिया का यहाँ पर हम आगे जाए सो दैट ये प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ने का 25 साल जो आने वाले दिनों में हर तरह से डेवलपमेंट हो, प्रगति हो, प्रोडक्शन हो। इसके साथ जो है हमारे इकोनॉमी में 5 नदियों का अनुसंधान किया गया, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और दूसरे नदियों का अनुसंधान में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, किसानों के खेतों में पानी आएगा, घर घर जल आएगा। इस तरह की जो योजनाएं बने ये सबको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। योजनाओं से इनकार नहीं है राव जी, योजनाओं से, स्कीमों से इनकार नहीं है, लेकिन क्या वाकई में उनका इम्प्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में उनको जमीन पर उतारा जा रहा है? ये बात भी लगातार अपोजिशन और खासतौर पर कांग्रेस कहती रही है और यही उनका लगातार कहना भी है। हम पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में इस बजट का प्रभाव रहेगा और जो हम कहते हैं करके दिखाएंगे। गरीब किसानों के खेतों में पानी लाएंगे, गरीब किसानों के ठीक है। तो मोटे तौर पर आप इस बजट को क्या कुछ कहेंगे? बहुत जल्दी आपसे जानना चाहूंगी, मोटे तौर पर इस बजट को आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है, देश को आगे ले जाने की बजट है। ये गरीब लोगों के बजट है और मिडिल क्लास लोगों की बजट है। इस वजह से देश की प्रगति होगी और आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है। और असित तिवारी जी, मोटे तौर पर बहुत जल्दी क्या कुछ कहेंगे इस बजट को? कॉरपोरेट के एजेंटों ने कॉरपोरेट के लिए बजट बनाया है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दोनों खास मेहमान जिनसे लगातार हम बात कर रहे थे और आज हमने जाना बजट के 2 रुख के बारे में अपने दोनों खास मेहमानों का। एन रामचंद्र राव जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के और असित तिवारी जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम 2 रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।